जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और पहले की इस क्लास में हम देख रहे हैं आज रजिस्ट्रेशन के बारे में, कैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं और क्या हमें उसके बाद मिलता है, इसके बारे में देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपके पास रिक्वायरमेंट क्या होती है? पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। पैन का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल परमानेंट। वेरी गुड। पर्सनल दिमाग में बिल्कुल भी मत लाइएगा गलती से। पैन एक होता है, जो पैन होता है वो नेटवर्क वाला होता है, उसका मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और जो आपका ये पैन कार्ड वाला पैन होता है उसका होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो फर्क है, जब भी कोई आपसे पैन का फुल फॉर्म पूछता है तो पहला क्वेश्चन आपसे ये होना चाहिए कि किस पैन की बात कर रहे हैं आप, नेटवर्क वाली या पैन कार्ड वाली। तो उसके हिसाब से आप आंसर देंगे। अगर नेटवर्क वाली बात होगी तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, और पैन कार्ड वाली बात होगी तो परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। कितने अंकों का होता है पैन आपका? 10 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 10 अंकों का होता है, जिसमें आपके 6 अल्फाबेट्स होते हैं और 4 क्या होते हैं? नंबर होते हैं। इन्हीं का मिक्सअप होता है अल्फ न्यूमरिक। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो पर्सन ऐसा नेटवर्क जो पर्सनली यूज के लिए रखती है, किसी और के साथ शेयर नहीं करता। चलिए सुनिए ध्यान से मेरी बात। तो कल हम लोग पढ़े थे आईटीसी और टैक्स लाइबिलिटी। तो एक बार आप लोग बता दीजिए, फिर आगे चले। हम कोई बताएगा टैक्स लाइबिलिटी और आईटीसी क्या है? कोई भी खड़ा होकर बता दे। खड़ा हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बताओ इब्राहिम। कोई भी सामान हाँ जो देते हैं टैक्स के रूप में, जो पैसे देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? आईटीसी कहलाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। ठीक है। और हाँ, कोई सामान जब सेल करते हैं तो जो टैक्स के रूप में जीएसटी क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, उसे टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। और उन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है? जीएसटी पेबेबल कहलाता है, यानी कितना जीएसटी देना है गवर्नमेंट को हमें, उन दोनों का अंतर ही हो। ठीक है, चलिए बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कल मैंने बताया था 3 यानी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस को क्या मिलता है? जीएसटीआईएन मिलता है, जिसका पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, असाइन होता है। ये कितने अंक का होता है? 15 अंकों का होता है, जिसमें स्टार्टिंग के 2 अक्षर आपके होते हैं स्टेट कोड। जब जीएसटी आया तो जीएसटी काफी मुश्किल हो जाता है, काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने? सारे स्टेट का एक कोड डिसाइड कर दिया। उत्तर प्रदेश का 09, दिल्ली का 07, महाराष्ट्र का 27, बिहार का 01, सबका कुछ ना कुछ जीएसटी कोड डिसाइड कर दिया गया। ठीक है, स्टेट कोड। वैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश का जो स्टेट कोड होता है वो होता है 09। क्या होता है? 09। तो स्टार्टिंग में 2 जो होते हैं आपके स्टेट कोड होते हैं, उसके बाद ठीक उसके बाद के 10 अंक आपके पैन नंबर होते हैं, और आखिरी के जो 3 होते हैं वो होते हैं आपके बिजनेस के कोड। बिजनेस के कोड में क्या क्या होता है? एंटिटी कोड, ब्लैंक एंड चेकसम डिजिट, ये 3 चीजें होती हैं। कोई दिक्कत है? चलिए, उसके बाद देखिए लाइबिलिटी दिया हुआ है। थ्रेशोल्ड लिमिट की बात किया, कह रहा है ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रेसिव टर्नओवर की लिमिट को क्या कर लेते हैं? पार कर लेते हैं, उन्हें क्या करना होता है? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। क्या कराना होता है? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर ज्यादा है तो आपको क्या कराना होगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके अंतर्गत टैक्सेबल, टैक्सेबल का मतलब होता है ऐसा सामान, ऐसी चीजें जिसपे टैक्स लगी हो। और एग्जेम्प्ट का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिसपे टैक्स न लगा हो, मतलब फ्री आपका, जिसपे कोई टैक्स ना। जैसे कि पहले जो स्टेशनरी वाली चीजें आती है, कॉपी किताब बुक वगैरह, उस पर जीएसटी नहीं लगता था, एग्जेम्प्ट था, कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब उस पर भी लग रहा है, बुक वगैरह पे भी लग रहा है। कह रहा है एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? तो आप जितने का सेल करते हैं ना, वो क्या कहलाता है? आपका टर्नओवर कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्नओवर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है, हर रीजन के लिए है। रीजन में कुछ स्टेट के नाम कैटेगराइज किए हैं, जैसे कि असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। इसमें दिया हुआ है इनका टर्नओवर लिमिट 20 लाख, और रेस्ट ऑफ इंडिया जो है वो 40 लाख का है। सबसे बड़ी चीज की बात आती है डीलर की। किसकी बात आती है? डीलर की। तो 2 टाइप के डीलर पाए जाएंगे। कितने टाइप के डीलर? 2 टाइप के डीलर पाए जाएंगे। एक पाया जाएगा, एक रेगुलर डीलर होगा और एक होगा कंपोजिशन डीलर। क्या होगा? रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर जिसका टर्नओवर, क्योंकि पहले इसमें 1 करोड़ मेंशन किया गया होगा, लेकिन पहले था, अभी चेंज हो गया है, तो जिनका टर्नओवर
1.5 करोड़ से ज्यादा है वो रेगुलर कहलाते हैं, और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो कंपोजिशन डीलर। एक बार याद है ना, मैं पढ़ा रही थी तो कंपनी में रेगुलर कंपोजिशन वाली बात आई थी, है ना। तो यही मतलब होता है रेगुलर और कंपोजिशन का। रेगुलर का मतलब जिनका टर्नओवर क्या हो 1.5 करोड़ से ज्यादा हो रेगुलर कहलाएंगे, और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होगा वो क्या कहलाएगा, कंपोजिशन। जैसे कि रेगुलर के लिए दायित्व उनका बनता है कि वो टैक्स लेंगे भी और देंगे भी, कंपोजिशन में ऐसा नहीं। कंपोजिशन में क्या होता है कि जो भी टोटल इनकम होता है उसका 1% गवर्नमेंट को टैक्स दे देना होता है। उनको अथॉरिटी नहीं किया गया, उनको राइट नहीं दिया गया कि कहते हैं कि ना आप टैक्स लेंगे ना देंगे, सीधी सी बात। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। मैंडेटरी क्या है रजिस्ट्रेशन कराते वक्त, कह रहा है उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसमें निम्नलिखित कैटेगरी आएंगी। जो इन कैटेगरियों को भीतर आ रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, कह रहा है अगर कोई पर्सन बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, इंटर स्टेट का मतलब समझ रहे हैं अपने स्टेट से बाहर, तो उनको अनिवार्य है कि जीएसटी में क्या करे, रजिस्ट्रेशन कराएं। चाहे उनकी भले ही उनकी टर्नओवर लिमिट जो हो गई, एग्रीगेट टर्नओवर जो लिमिट होगी वो कम क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आप कहीं बाहर सामान बेचते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप कोई भी चीज ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगाते हैं, जो रिसिप्ट आती है उसमें जीएसटी नंबर लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है अगर कोई कैजुअल या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो है, तो उसे भी अनिवार्य रूप से जीएसटी में क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भले ही उसकी एनुअल टर्नओवर क्या ना कम क्यों ना हो, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, अगला कह रहा है जो बिजनेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम जिसे बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लाइबर होते हैं, जो मतलब जिनका दायित्व तो मतलब बनता है कि उनको पेमेंट करना है, उनको टैक्स भरना है गवर्नमेंट को, तो उन ऐसे लोगों को भी क्या करना होता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है, कर अगर कोई एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पर गुड्स सर्विस सप्लाई करता है, तो उसे भी अनिवार्य रूप से क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर क्या हो, कम क्यों ना हो, लिमिट जो भी होती है। जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसे अनिवार्य रूप से क्या करना होता है, तो सारा नियम बताया है किनको किनको करना है। ठीक है, इन सारे लोग को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्या होता है, अनिवार्य होता है, मैंडेटरी है, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। यहाँ दिया हुआ आपका। और आजकल देख रहे होंगे, आजकल पहले नहीं था, अभी आ गया है ड्रीम इलेवन में, टीडीएस कट रहा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी आप विनिंग बैलेंस विड्रा कर रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ टैक्स कट जा रहा है 30%। पहले था टीडीएस नहीं, कौन खोलिए उसमें विड्रा वाले जाइए, ड्रीम इलेवन ओपन करिए, देखिए उसमें लिखा हुआ 30%, एज पर गवर्नमेंट रूल लिखा हुआ उस पर, एज पर गवर्नमेंट रूल चेक कर लीजिए एक बार। हाँ, एक बार लिखा हुआ है उस पे, आपके टीडीएस कर जाएंगे। पहले था कि 10,000 से ऊपर जब होता था इनकम, तो क्योंकि ये भी एक जुआ माना गया, लॉटरी वगैरह माना गया, तो गवर्नमेंट कहती है जो भी हो, जुआ काटा जो भी हो, आपको उस पर क्या करना होगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीलर, पहले ही अभी जिक्र कर दिए हैं, रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। सुन लीजिए, रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर क्या होता है सुनिएगा, जिनका टर्नओवर क्या होता है, 1 करोड़ दिया हुआ है, यहाँ क्या कर लीजिएगा आप लोग, बना लीजिए, 1.5 लाख नहीं करोड़ कर लीजिएगा, 1.5 मॉडिफाई कर लीजिए। रेगुलर वाले में 1.5 करोड़ कर दीजिए, और उसमें 1.5 करोड़ से कम, इसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा। हो गया, तो कितना है, तो मैंने क्या बोला, मैंने भी सर आपका ही गाली बात बोली, 30%, मैंने भी वही बोला था, 30% लगता है। अरे नॉर्मली टीडीएस 30% लग रहा था, क्या करेंगे। हाँ, तब जीते नहीं।
वो तो ऐसे लगा के सो गया था बेचारा। तो मैं भी जब से वो सोया है तब से मैं भी लगा के सो जाता हूँ, लेकिन जीतता ही नहीं हूँ। उसी की बात सुन के मैं भी अब लगा के सो जाता हूँ, लेकिन जीतता ही नहीं हूँ। सोचता हूँ कभी हम भी उठे तो कहीं करोड़ दिख जाए। उसने बोला था स्टेटमेंट में कि उसको पता नहीं था किसी भी प्लेयर या टीम के बारे में, इसने ऐसे बना बना के जिसको मन किया कैप्टन बना दिया। लक ज्यादा सही था, जीत गया। लेकिन मैं तो जानता हूँ, समझ के लगाता हूँ तो अभी भी नहीं आता। होमगार्ड नहीं था भाई, मजदूर था वो। देख लीजिए सही से, पूरा डिटेल जान लीजिए। और वो काम कर रहा था पार्टनर के साथ अपने। जो भी है पता कर लीजिएगा, मुझे आइडिया नहीं है, मुझको मेरा चाचा लगता है वो कि मुझे पता नहीं है। संजीव को सब चाचे लगेंगे, उसमें क्या है। हाँ तुम बहुत बोल रहे हो गया। हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए ध्यान से, रेगुलर डीलर के बारे में क्या कहा गया है, मैंने बस कहा है थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, बाकी सब सही है। जिनका टर्नओवर क्या होता है 1.5 करोड़ से ज्यादा हो, उन्हें अनिवार्य रूप से क्या करना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, किसमें, जीएसटी में। ऐसे डीलर्स को अपना टैक्स मंथली क्वार्टरली जमा करना होता है। ठीक है। ऐसे डीलर्स को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। कौन सा फार्मूला है, यही तो है, कल ही बताया थे ना आप लोगों को, कल यही फार्मूला बताया था ना, जीएसटी पेबल इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटी। कोई दिक्कत है, चलिए। कह रहा है कंपोजिशन डीलर क्या होते हैं, वही सेम चीज, बस 1.5 करोड़ से कम होगा तो कंपोजिशन डीलर होंगे। उसमें क्या दिया, हाँ उसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि हाँ टर्नओवर बढ़ गया, लिमिट बताया ना 1.5 करोड़ के करीब में हो गया है, मॉडिफाई कर लीजिएगा आप लोग। कह रहे ऐसे डीलर्स जिनका टर्नओवर क्या होता है, मतलब कि इनको ये राइट नहीं होता, अधिकार नहीं होता है कि वो टैक्स देंगे या टैक्स लेंगे, सीधी सी बात है। सिर्फ उनके टोटल इनकम का 1% टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है, लिखा हुआ है सीधा सीधा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा कि जो टोटल इनकम होता है उसका 1% को क्या करना होता है, टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। तो दो टाइप के डीलर हो गए, रेगुलर और कंपोजिशन, और हमने उसके बारे में देख लिया। सबसे मतलब यही होता है कि कई लोगों को ज्यादातर क्लियर नहीं हो पाता है कि टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, आईटीसी क्या होती है। तो ये सब चीजें अगर क्लियर हैं तो आराम से आप जीएसटी पेबल कर सकते हैं, आराम से जीएसटी पेबल का इक्वेशन खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि अगर हम परचेज रिटर्न करते हैं तो हमारे आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आईटीसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कहीं ना कहीं क्या होगी। हाँ जैसे कि अरे नॉर्मल था कि मान लो 100 रुपया का सामान खरीदी, उस पर आपने 5 रुपया टैक्स दे दिया, और मान लीजिए किसी भी कारणवश प्रॉब्लम क्लियर नहीं है, आपने सामान वापस किया 20 रुपए का, तो आपको 20 रुपए तो मिलेगा ना, पैसा तो वापस करेगा। सिर्फ 20 रुपए नहीं वो वापस करेगा, टैक्स में से भी जो अनुदान आपका होगा टैक्स का वो भी आपको वापस करेगा। तो मान लीजिए 1 रुपया टैक्स भी वापस कर दिया, तो पहले आपकी आईटीसी 5 रुपया थी, अब 1 रुपया कम हो गई, अब कितनी हो गई, 4 हो गई, 5 से 4 हुई, क्या हुई, घटी है कि बढ़ी है। तो यही बताया जाता है, जब भी बात आएगी कि आईटीसी क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है पर्चेज रिटर्न के टाइम में, तो क्या बोलेंगे आप, ठीक है। हाँ इंटरव्यू चल रहा है, उसके बाद आप लोग का भी हो जाएगा, करना है। जॉब किस लिए इंटरव्यू होता है, शादी के लिए, जॉब के लिए, और किस लिए। अब हम पढ़ेंगे इनवाइसेस, क्या पढ़ेंगे, इनवाइसेस। सुनिए मेरी बात ध्यान से। इनवाइसेस, दो इनवाइस होते हैं, एक होता है टैक्स इनवाइस और एक होता है बिल ऑफ सप्लाई। क्या होता है, टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई। बहुत आसान सा फॉर्मेट है, मैंने अभी जस्ट बोला कि आप दो टाइप की गुड्स को सेल कर सकते हैं या परचेज कर, दो भी है। कैसे, एक तो ऐसा सामान जिसपे टैक्स लगा हो, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टैक्सेबल, या फिर ऐसी चीजें जिसपे आपको टैक्स ना देना हो, जिसे हम बोलेंगे एग्जाम्प्ट, जिस पर टैक्स ना देना हो। तो दो सब टाइप का सामान आप बेच सकते हैं, टैक्सेबल चीजें और एग्जाम्प्ट, दो टाइप की गुड्स आप बेच सकते हैं। मतलब ऐसा, या तो ऐसा सामान आप बेचेंगे जिस पर टैक्स लगा हो, या ऐसा सामान बेचेंगे जिस पर टैक्स ना लगा हो। तो दो टाइप की सप्लाई है यहाँ पे, एक है टैक्स इनवॉइस और एक है बिल ऑफ सप्लाई। और डीलर भी हमारे पास दो टाइप के हैं,
किस टाइप के डीलर है? दो टाइप के डीलर है, और इनवाइसेस भी दो टाइप की हो गई। तो मान लीजिए ये डीलर हो गए रेगुलर डीलर, ये भी, और ये हो गए आपके कंपोजिशन डीलर। तो रेगुलर डीलर एक बार टैक्सेबल चीज को बेचेगा और एक बार एग्जेम्प्ट को। तो मान लीजिए टैक्सेबल चीज बेच रहा है और ये एग्जेम्प्ट चीज बेच रहा है, यानी कि ऐसा सामान बेच रहा है जिसपे टैक्स ना लगा हो। तो दो टाइप की इनवाइसेस होती है, टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई। कब क्या इशू होता है समझिएगा। जब भी रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचेगा, ऐसा सामान बेचेगा जिसपे टैक्स लगा हो, तो हम क्या कौन सा इनवाइस इशू करेंगे? टैक्स इनवाइस। क्या इशू करेंगे? टैक्स इनवाइस। लेकिन अगर रेगुलर डीलर ऐसा सामान बेचता है जिसपे टैक्स नहीं लगा है, तो हम क्या इशू करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई। और जो भी कंपोजिशन डीलर होता है, चाहे वो टैक्सेबल चीज बेचे या बिना टैक्स वाली चीजें बेचे, दोनों ही कंडीशन में आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। यानी कि ओवरऑल हमें समझ के आया कि एक ही टाइम पे टैक्स इनवाइस इशू होगा जब हम क्या करेंगे, रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचेगा, तभी आप क्या इशू करेंगे? टैक्सेबल चीज इशू, टैक्स इनवाइस इशू करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मतलब एक ही कंडीशन में टैक्स इनवाइस इशू होता है, जब रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचेगा तब। बाकी हर कंडीशन में क्या इशू होगा? बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा। सुनिए क्या कह रहा है। इनवाइसिंग किसी भी टैक्स कंप्लेंसेस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए इनवाइसिंग के नियम को समझना बहुत ही आवश्यक है। जीएसटी में दो प्रकार के इनवाइस इशू करने होते हैं, उनका परिविधान होता है। पहला है टैक्स इनवाइस और दूसरा क्या है? बिल ऑफ सप्लाई। अब टैक्स इनवाइस कब इशू होता है जानते हैं आप लोग? जब ये रेगुलर स्कीम के रजिस्टर कोई डीलर टैक्सेबल चीज को बेचेगा तो क्या इशू करेगा? टैक्स इनवाइस। और बाकी हर कंडीशन में, समझ में आ गई बात ना? ये डायग्राम आपके उसमें बना हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपके फाइल में है, मिल जाएगा अभी। तो थोड़ा समझ लीजिए इसके बारे में। चीज भी याद रखिएगा, इनवाइस भी दो टाइप के होते हैं और डीलर भी दो टाइप के। डीलर कौन कौन से होते हैं? रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर किसको कहते हैं? जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो, ज्यादा नहीं हो, 1.5 करोड़ से ज्यादा हो से रेगुलर बोलेंगे, और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होगा कंपोजिशन बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, इनवाइसेस कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है। आप कितने टाइप के सामान बेच सकते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? एक टैक्सेबल चीजें और एक एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब बिना टैक्स का, और टैक्सेबल का मतलब टैक्स के साथ। ठीक है। अगर रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचेगा तो कौन सा इनवाइस इशू करेंगे? टैक्सेबल चीज टैक्स इनवाइस सीधी सीधी मैच कर रहा है। और बाकी हर कंडीशन में, ठीक है, यानी कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्सेबल चीज को बेचे या बिना टैक्स वाली चीज को बेचे, दोनों ही कंडीशन में क्या इशू करेंगे? बस यही दो चीजें याद रखें। समझ में आ गया होगा? चलिए, बहुत बढ़िया। बात हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है आप ही के लिए। रेगुलर लीडर, रेगुलर लीडर, देख रहे हैं ना? अगर टैक्सेबल गुड्स को बेचेगा तो टैक्स इनवाइस, एग्जाम गुड्स को बेचेगा तो बिल ऑफ सप्लाई। कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्सेबल चीज बेचे या बिना टैक्स वाला, दोनों ही कंडीशन में। समझाया है ना? और यही बात तो मैं भी समझाया हूँ आपको। हो जाएगा? ठीक है। तो एक बार नहीं हो तो सरसरी निगाह से देख लीजिए नोट्स में इसको, एक बार देख लीजिए आप। तो इसको याद हो गया ना? अब तो याद हो गया होगा। सबसे पहले आप लोग HSN का पूरा नाम लिख लीजिएगा। HSN, HSN का पूरा नाम होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर।
बस फुल फॉर्म लिखना है, कुछ और मत लिख लेना। हाँ, वही सी लगा दे। एसोसिएशन जैसे आई आई एफ एस कोड होता है, लोग सी का मतलब कोड ही होता है, तो लोग आईएफसी भी बोल देते हैं, कोडो बोल देते हैं। सोचने वाली बात है। अब जैसे कि यहाँ एसएसएन हो गया, बस बोले एसएसएन कोड का मतलब कोड सी फॉर कोड हो जाएगा। एसएसएन एसएसएन का मतलब ये होता है, और लास्ट में कोड लगा देंगे। जैसे लोग बोलते हैं आईएफसी, केवल यही होता ही है, आईएफसी होता है, ये आईएफएस होता है बस। अब कोड आईएफसी लिख दो, अब को आईएफसी कोड भी बोल रहे हो तो गलत नहीं हो गया, क्योंकि सी का मतलब कोड ही होता ही है। तो आईएफएस कोड बोल सकते हो आप, या केवल बोलो आईएफसी बता दीजिए अपना। प्रदीप, समझे मेरी बात क्या कहना रहा हूँ? हाँ? क्या कर रहे हो? का इंटरव्यू करवा रहे हैं बच्चे एकदम इजी सी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट एक्सेल पावरपॉइंट खोल हो जा रहा है, समझ नहीं आता बिल को कहाँ यूज होता है। ये बच्चों का हुआ ही नहीं। आज ही होगा। आज ही तो ड्यूटी अच्छा नहीं लग रहा है, 10 बजे का पैसा पढ़ाई जा क्या है? नहीं चाह सकता देखिए, तो अगर आप पूरा बोलेंगे आईएफएससी कोड, तो कोड मत बोलिए, आईएफसी बोलिए बस, तब हो गया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, या अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं आईएफसी कोड बोलने का मन करता तो आईएफएस कोड बोलिए, आईएफएस कोड यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। समझ में आ रही बात ना? चलिए चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। तो वही पढ़ना है एसएससी नंबर। तो हर आइटम के लिए एक अलग अलग आईएफसी कोड होता है, हर आइटम के लिए जो भी होगा। कह रहा है कि जीएसटी जो भी है उसमें अलग अलग कोड दिए होते हैं, ताकि आप आइटम को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसमें। क्या कह रहे हो? बस कोड ही, अब जो क्या बताऊं कि हर ब्रांच का जैसे अलग अलग कोड होता है, वही भरना होता है। तो आपको दिया रहेगा 25698, वही उठा के बस भर देना है, कुछ करना ही नहीं। क्या बताऊं, ऐसे नहीं ड्रॉप करूंगा, टेंशन मत लीजिए, आपको पता है मुझे। हाँ, दे लीजिएगा। नहीं, अभी एसएसएन होता है, सैक होता है, जैसे कि आपने माना ही होता है। हम लोग के साइन पिन क्या होता है, पिन कोड होता है, और कई जगह जीप कोड होता है। वैसे ही एसएसएन और सैक होते हैं। इससे क्या होते हैं, जब भी हम आइटम को सोल्ड करते हैं तो उससे क्या होता है, एसएसएन नंबर यानी कि ऑर्गेनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर होता है। इससे हम क्या होता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस हाँ, बस वही है, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, जो 4 अंक का भी हो सकता है, 8 अंक का भी हो सकता है, जैसा होगा बताया जाएगा। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म। कह रहा है आरटीसी का सीमलेस फ्लो जीएसटी का बेसिक फीचर है, जिसके अंतर्गत आरटीसी का फ्लो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की ओर होता है, क्योंकि लास्ट मंथ की रिटर्न भरने के बाद
शेष बची हुई आईटीसी करेंट मंथ की आईटीसी की पहले ऐड किया जाता है। जो भी आईटीसी बचा होता है वो करेंट मंथ में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। फिर उसे करेंट मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जाता है अगर आईटीसी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हो गई। समझिएगा ध्यान से, अगर आईटीसी क्या हो गई, टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। नॉर्मली कौन ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। नॉर्मली तो टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर आईटीसी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हो गई तो पेयर को, जो भी पे करने वाला जो टैक्स पे करता है, उसको टैक्स जमा नहीं करना पड़ता है। समझ में आ गया? मान लो 5 रुपया तुम आईटीसी दिए और लाइबिलिटी तुम्हारी 3 रुपया बनी, टैक्स लाइबिलिटी 3 रुपया हो, तो यहाँ आईटीसी ज्यादा हो गया ना, तो अब आपको अंतर निकालेंगे तो -2 रुपया जाएगा ना, तो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर समझ आ गया? यही बात यहाँ कहा है। ये तो आप जानते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरी में लगेगा, 3 अपने वहां यूज है। अब यही सारी चीजें बताएगा कि आपको GSTR1 क्या है। तो GSTR1 जो होता है वो क्या होता है, जीएसटी का सेल्स रिपोर्ट देखने के लिए होता है। क्या होता है, देख लीजिएगा, GSTR1 जो होता है जीएसटी का सॉरी सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए होता है। GSTR1 देखिए, GSTR1 जो होता है जीएसटी सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए होता है। GSTR1 नाम ही है, ऑप्शन होता है टैली में, दिखाएंगे। GSTR1 जो होता है वो सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए होता है। देखिएगा, GSTR2 जो होता है परचेज का जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए होता है। GSTR1 सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट, GSTR2 परचेज का जीएसटी रिपोर्ट। सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट। हो गया? GSTR2 किसका है, परचेज का जीएसटी रिपोर्ट। और GSTR3 जो होता है वो समरी होती है। लिखिए, GSTR3 जो होता है वो समरी होती है। लिखिए, GSTR3 इन सबकी समरी होती है, लिख लीजिए। बस अगला चैप्टर अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। अब कंपनी की तरफ आ गया। क्या हो गया? अब देखिए, तो जो GSTR3 जो होता है वो क्या होती है, क्या होती है, दिक्कत। अब क्या है अगला चैप्टर, अब अगला चैप्टर है अकाउंट को लेकर। अब कंपनी बनने के बारी आ गई बाबू, देख लीजिए यहाँ पे। अब अगला है हमारा चैप्टर 4। अब अकाउंट बनाना है हमें। क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसमें कुछ कॉमन चीजें दी हुई हैं, माउस कीबोर्ड जो भी कन्वेक्शन दिए हुए हैं। पहले टैली में कीबोर्ड माउस का प्रयोग करते समय किसी भी अल्फाबेट्स के नीचे, जैसे कि टैली कंपनी पे जब काम करेंगे तो कोई भी अल्फाबेट्स अगर लिखा हुआ है उसके नीचे अगर सिंगल लाइन बनी है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ए को अल्ट के साथ दबाना है।
और किसी भी अल्फाबेट के नीचे डबल लाइन बनी हुई है, मतलब उस अल्फाबेट्स को कंट्रोल के साथ दबाना। लिख लीजिए इस बात को। अगर किसी अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन बनी है तो अल्ट के साथ दबाएंगे, और अगर अल्फाबेट्स के नीचे डबल लाइन बनी है तो कंट्रोल के साथ दबाएंगे। किसी भी अल्फाबेट के नीचे अगर सिंगल लाइन बनी है तो अल्ट के साथ दबाएंगे, इसका मतलब है। हो गया। चलिए, बाकी की चीजें अगली क्लास में देखेंगे हम इसमें, ठीक है। इतना कर लीजिएगा बस। थैंक यू क्लास।